बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। रूस के न्यूक्लियर वार्निंग सिस्टम पर हमला कर दिया गया। इसी तरह फ्रैंकफर्ट से 90 किलोमीटर की दूरी पर जनूब की तरफ जर्मनी के शहर मानहाइम में आज एक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसके बारे में आखिर में थोड़ी बहुत बातचीत की जाएगी। तो ये हैं वो मौजू जिनके बारे में आज का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। रूसी हुकूमती मीडिया के मुताबिक रूस के न्यूक्लियर वार्निंग सिस्टम पर यूक्रेन की सिमत से हमला कर दिया गया है। यूक्रेन ने इसी किस्म के एक और हमला का भी दावा किया है, जो कि यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक काफ़ी दूर रूस की सरजमीन पर नस्ब इसी किस्म के एक अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो कि न्यूक्लियर अर्ली वार्निंग सिस्टम कहलाता है, उस पर यानी दूसरा हमला भी किया गया है। ये जो न्यूक्लियर अर्ली वार्निंग सिस्टम रूस ने नस्ब कर रखे हैं, दरअसल ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के हमला की पेशगी इतला हासिल करने के लिए लगाए हुए हैं, ताकि बर वक्त इतला मिल जाने पर रूसी रद्द-ए-अमल की कार्रवाई की जा सके। दुनिया के एटमी मामलात के माहिरीन के मुताबिक इस वक्त रूस और अमेरिका के दरमियान एटमी हथियारों के इस्तेमाल के बारे में तनाव बहुत शदीद हो चुका है, और बाज़ माहिरीन के नज़दीक तो ये तनाव साल 1962 में जब क्यूबा में एटमी मिसाइलों की तनसीब का मामला चला था, तो उस वक़्त रूस और अमेरिका में जो तनाव बना था, इस वक्त ये जो तनाव है उससे भी ज़्यादा हो चुका है। न्यूक्लियर अर्ली वार्निंग सिस्टम का बज़ाहिर रूस और यूक्रेन की जारी जंग से कोई तल्लक लगता तो नहीं, तो फिर यहाँ पे अब सवाल पैदा होता है कि ये हमले क्यों किए गए हैं। तो इसका मुमकिना तज्ज़िया कुछ यूँ किया जा सकता है कि अब नाटो की स्टेडफास्ट डिफेंडर जो फ़ौजी मशक हो रही थी, जनवरी में ये शुरू हुई थी और अब वो अपने इख्तिताम को पहुँच रही है। अब नाटो अफवाज को एक ऑर्डर के मुताबिक यहाँ यूरोप में ही रहना है, और इन अफवाज के लिए जो इस वक्त तक मुमकिना इलाके रिज़र्व किए गए हैं, उनमें पोलैंड और रोमानिया बन रहे हैं। अब एक ऑप्शन के मुताबिक ये जो नाटो अफवाज हैं और इनकी तादाद 1 लाख के करीब बनती है, ये दरियाए डनीपर को अबूर करके रूस की अफवाज पर हमला करके रूस से यूक्रेन के हथियाए हुए इलाके वापस लेने के लिए कन्वेंशनल जंग शुरू कर सकते हैं। ये एक पहली ऑप्शन है। लेकिन मसला ये है कि अगर नाटो अफवाज इस ऑप्शन को इस्तेमाल करती हैं, तो फिर इस ऑप्शन के इस्तेमाल करने पर रूस ने क्लियर कट ये वार्निंग दे रखी है कि अगर ऐसा किया गया तो रूस फिर इस एरिया में ये जो स्पेशल वार जोन बनेगा, इसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है, और रूस ने ये टैक्टिकल न्यूक्लियर जो बम है उनको इस्तेमाल करने की धमकी भी दे रखी है। अब ये जो सवाल पैदा हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियर वार्निंग सिस्टम पर जो कि रूस के हैं, उस पे क्यों हमले शुरू कर दिए गए हैं। तो इसके पीछे नाटो और अमेरिका की तरफ से गालबन एक और ऑप्शन की स्मेल आ रही है। स्मेल है, अभी तक इसमें कोई हतमी राय नहीं कही जा सकती, लेकिन बहरहाल ये एक ऑप्शन जो है वो उभर रही है। और ये जो दूसरी ऑप्शन है वो कुछ यूँ बनती है कि अमेरिका रूस के इस इलाका को कवर करने वाले न्यूक्लियर वार्निंग सिस्टम को शायद मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहता है, और जब ये तबाह हो जाता है तो फिर वो अज़ खुद कब्ज़ा शुदा यूक्रेनी इलाका, जो कि इस वक्त रूस के कब्ज़ा में है, इस इलाका में फर्स्ट स्ट्राइक करके टैक्टिकल न्यूक्स को ख़ुद इस्तेमाल करना चाहता है। अब चूँकि रूस का अपना न्यूक्लियर अर्ली वार्निंग सिस्टम तबाह हो जाएगा या उस वक्त तक हो चुका होगा, तो फिर नेचुरली ये कुदरती अमर हो जाएगा कि अमेरिका की तरफ से अगर ये टैक्टिकल न्यूक्स इस एरिया में इस्तेमाल होते हैं, तो इन हमलों को डिटेक्ट करना और फिर इन हमलों की वजह से रूस की तरफ से फौरी जो रद्द-ए-अमल दिखलाना है, उस कैपेबिलिटी से रूस जो है वो कासर हो जाएगा, वो नहीं कर सकेगा।
اس لیے پھر اگر امریکہ یہ اس اسپیشل ایریا میں فرسٹ اسٹرائک کر کے اپنے نیوکلیئر ٹیکٹیکل ویپن استعمال کرتا ہے تو ان حملوں کے فوراً بعد جو ناٹو فورسز ہیں وہ دریائے ڈنیپر کو عبور کر کے روسی افواج پر حملہ بول کر روسی افواج کو پسپائی پر مجبور کر سکتی ہیں۔ اب پولینڈ کی طرف سے یہ اعلان کہ امریکہ روس کی افواج پر ہر طرف سے حملہ کر سکتا ہے، یوکرائن کا امریکی اور ناٹو ممالک کے ہتھیاروں سے روس کی سرزمین پر دور اندر تک حملے شروع کر دینا، اور پھر روسی صدر کا یہ تازہ بیان کہ یہ جو موسم سرما اب اپروچ کر رہا ہے اس میں روس اور ناٹو افواج کے درمیان گھمسان کا رن پڑ سکتا ہے۔ سب اشارے اسی چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس موسم گرما میں لگتا ہے کہ روس اور ناٹو ممالک کے درمیان شاید کچھ بڑا جنگی معاملہ سامنے آ جائے۔ تو آخر میں ایک چھوٹی سی خبر جو کہ جرمنی سے متعلق ہے۔ جمعہ 31 مئی جرمنی وقت کے مطابق صبح 11:30 پر فرانکفرٹ سے جنوب کی طرف 90 کلومیٹر کی دوری پر واقع شہر منہائم کے مرکزی علاقہ کی ایک مارکیٹ کے سکوائر میں ایک فنکشن کے دوران جرمنی کے ایک صحافی ہیں میخائل سٹرزنبرگر، ان پر ایک شخص نے چھری سے حملہ کر دیا۔ پولیس جو کہ موقع پر موجود تھی، جب پولیس نے حملہ آور پر قابو پانے کی کوشش کی تو حملہ آور نے پولیس افسر پر بھی چھری سے حملہ کر کے اس کو شدید زخمی کر دیا۔ اب دوسرے جو پولیس افسر تھے انہوں نے پھر اس حملہ آور پر قابو پانے کے لیے اس پہ فائر کیا، جس سے حملہ آور جو تھا یہ جو چھریوں سے حملہ کر رہا تھا وہ بھی زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ جو ابتدائی اطلاعات اس وقت تک جاری کی گئی ہیں ان کے مطابق حملہ آور سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایک پولیس افسر بھی شامل ہے جس کی حالت ابھی تک خطرہ سے باہر نہیں ہے، یعنی وہ بہت زیادہ شدید زخمی ہوا ہے۔ واقعے میں زخمی ہونے والا صحافی جو ہے میخائل سٹرزنبرگر، ان کے بارے میں لکھا ہے میڈیا میں کہ یہ اسلام اور پولیٹیکل اسلام مخالف خیالات کی وجہ سے جرمنی میں پہچانا جاتا ہے۔ اب اس واقعہ میں یہ جو ملوث حملہ آور کون ہے اور اس نے کس مقصد کے تحت جرمن صحافی پر حملہ کیا، اس بارے میں ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں مہیا کی گئی۔ تاہم جرمن چانسلر نے ایک بیان جاری کیا، ان کے مطابق منہائم کے واقعہ کی تصاویر ان کے بیان کے مطابق بہت ہی خوفناک ہیں اور جرمنی جیسے جمہوری ملک میں اس قسم کے متشددانہ رویہ کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے جرمن چانسلر صاحب کا بیان۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔